हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी प्रवक्ता के लिए और साथ ही हिंदी एलटी के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष क्लास पर चर्चा करेंगे। हमारे हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, लगातार हिंदी की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और आज की क्लास में हम फिर 30 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे द्वारा मिलती रहेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम कालखंड किसे माना जाता है। ऑप्शन है भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो प्रथम कालखंड है वह है आदिकाल। आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन है इसमें संत साहित्य की रचना हुई थी, या इसमें वीरों का यशगान हुआ, इसमें प्रेमाख्यान लिखे गए, या इनमें खड़ी बोली का विकास हुआ। तो दोस्तों, वीरगाथा काल से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंतर्गत क्या हुआ होगा। तो इसमें वीरों का यशगान हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। तो आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक है दोस्तों? 1000 से 1400 ईस्वी तक, या 1050 से 1375 ईस्वी तक, 1200 से लेकर 1500 ईस्वी तक, या 1375 से 1700 ईस्वी तक। तो आदिकाल की जो समय सीमा मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है 1050 से, यानी कि 1050 से 1375 तक की जो समय सीमा है, इसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आदिकाल का प्रमुख स्वरूप क्या था? तो ऑप्शन है प्रेम काव्य, भक्ति काव्य, वीर गाथा काव्य या नाट्य काव्य। तो आदिकाल का जो प्रमुख स्वरूप रहा है दोस्तों, वो रहा है वीर गाथा काव्य। ठीक है, तो आदिकाल के अंतर्गत प्रमुख रूप से वीर गाथाओं का वर्णन है, तो इसलिए इसको वीर गाथा जो है इसमें जो है आदिकाल के प्रमुख स्वरूप के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन है आल्हा उदल, चंद बरदाई, जगनिक या ईश्वरदास। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है दोस्तों? ये है चंद बरदाई की। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद बरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो की रचयिता हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आल्हा खंड के रचयिता कौन हैं? तो आल्हा खंड जो है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, जगनिक, ईश्वरदास या गंगाधर। तो आल्हा खंड जो है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? ये हैं जगनिक। तो जगनिक ने दोस्तों आल्हा खंड की रचना की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचा गया है? तो पृथ्वीराज रासो जो है इसकी रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन है अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, या अवधी, या ब्रज भाषा या संस्कृत। तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा लिखी गई है, किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों अपभ्रंश मिश्रित हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी जो है अपभ्रंश के रूप में इसमें है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी में ही लिखी गई है, लेकिन अपभ्रंश मिश्रित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 8 है, आल्हा खंड किस वंश से संबंधित है? तो आल्हा खंड जो है किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है चौहान वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश या गुप्त वंश। तो आल्हा खंड दोस्तों किस वंश से संबंधित है? यह है दोस्तों चंदेल वंश से संबंधित है आल्हा खंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जो चंदेल वंश से संबंधित जो है वो है आल्हा खंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आदिकालीन साहित्य का प्रधान रस कौन सा था? तो आदिकाल की जो साहित्य है इसमें किस रस की प्रधानता रही है, ये बताना है।
ऑप्शन है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या भक्ति रस। तो आदिकालीन जो साहित्य है इसमें जो मेनली प्रधानता रही है दोस्तों वो रही है वीर रस की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आदिकालीन कवियों की भाषा प्रमुख रूप से कौन सी थी? तो आदिकालीन जो कवि थे उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है संस्कृत, अपभ्रंश और लोक भाषाएं, खड़ी बोली या ब्रज भाषा। तो आदिकालीन कवियों की जो भाषा मुख्य रूप से रही है दोस्तों वो रही है अपभ्रंश और लोक भाषाएं। ठीक है, तो आदिकालीन कवियों ने जो है अपभ्रंश भाषा का भी यूज किया है और साथ ही जो है लोक भाषाओं को भी प्राथमिकता दी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन रचनाओं में नायक प्रायः कौन होता था? तो आदिकालीन जो रचनाएं होती थी दोस्तों वो किसके लिए गाई जाती थी या कोई किसके लिए वो रचनाएं की जाती थी? तो उसका नायक जो रहता था उस समय कौन रहता था? ऑप्शन है कवि, राजा, संत या व्यापारी। तो आदिकालीन रचनाओं में जो नायक के रूप में जिसको जाना जाता है वो है राजा, क्योंकि उस समय जो रचनाएं होती थी वो राजा के कार्यों का व्याख्यान करते हुए यानी कि राजा के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए उस समय जो है रचनाएं होती थी। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आल्हा किस प्रकार की रचना है? तो आल्हा जो है किस प्रकार की रचना है बताना है। ऑप्शन है प्रेमाख्यान या वीर गाथा, नीति काव्य या नाट्य काव्य पर आधारित। तो आल्हा जो रचना है दोस्तों वो है आपका वीर गाथा पर आधारित जो है एक रचना है जिसके अंतर्गत वीरता के का व्याख्यान किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज रासो किस राजा से संबंधित है? तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों किस राजा से संबंधित है ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चंदेल, पृथ्वीराज सोलंकी या पृथ्वीराज कपूर। तो दोस्तों ये जो पृथ्वीराज रासो जो रचना की गई है पृथ्वीराज चौहान की वीरता को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है और ये जो है एक राजा थे और ये जो आदिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं हुई हैं और वीर रस से संबंधित हैं और वो राजाओं के जो है उनकी जो कृतियाँ होती थी उनके जो कार्य होते थे उनको जो है वीर रस से परिपूर्ण करके ये रचनाएं की जाती थी। तो ये जो है पृथ्वीराज रासो भी इसी प्रकार की एक ग्रंथ है रचना है जो पृथ्वीराज चौहान की जो है राजा पृथ्वीराज चौहान पर ये रचना हुई है। अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आल्हा खंड किस छंद में लिखा गया है? तो आल्हा खंड जो है किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन है दोहा, चौपाई, आला छंद या रोला। तो आल्हा खंड जो लिखा गया है दोस्तों किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है आल्हा छंद के अंतर्गत। ठीक है, तो आल्हा एक छंद है दोस्तों, जैसे दोहा छंद है, चौपाई है, रोला है, ऐसे आल्हा छंद है। तो आल्हा खंड जो है इसी छंद में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आल्हा उदल किनके विरुद्ध युद्ध करते थे? तो आल्हा उदल जो थे वो किनके विरुद्ध युद्ध करते थे? ऑप्शन है चौहान, मुगल, गोर या तोमर। तो दोस्तों जो आल्हा उदल थे वो जो युद्ध करते थे वो करते थे चौहानों के विरुद्ध। आल्हा उदल जो थे वो किनके विरुद्ध युद्ध करते थे दोस्तों? वो चौहान के विरुद्ध युद्ध करते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, आदिकालीन रचनाएं अधिकतर किस लिपि में मिलती हैं? तो आदिकाल से संबंधित जो रचनाएं हैं दोस्तों किस लिपि में मिलती हैं? ये मिलती हैं दोस्तों नागरी व अपभ्रंश मिश्रित। ठीक है, नागरी और अपभ्रंश मिश्रित भाषा लिपि का इसमें ज़्यादा यूज होता है जो आदिकालीन रचनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उस समय की जो नगर की भाषा थी उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था और साथ ही अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का इसमें उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, पृथ्वीराज रासो में कवि चंद बरदाई किस रूप में प्रस्तुत हैं?
तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है दोस्तों, इसके अंतर्गत कवि चंद बरदाई की जो प्रस्तुत किया गया है, वो किस रूप में माना गया है? ऑप्शन है गुरु, मित्र, सैनिक या शत्रु। तो इन्हें जो है एक मित्र के रूप में यहाँ पर जगह मिली है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद बरदाई को दोस्तों एक मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आल्हा खंड का गायन प्रायः कहाँ होता है? तो दोस्तों जो आल्हा खंड है, इसका गायन कहाँ होता है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड या बिहार। तो दोस्तों जो आल्हा खंड है, इसका गायन जो मुख्य रूप से होता है, वो होता है बुंदेलखंड के अंतर्गत। कहाँ होता है दोस्तों? बुंदेलखंड में दोस्तों आल्हा खंड का गायन प्रायः होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आदिकाल के काव्य की विशेषता क्या थी? तो आदिकाल के अंतर्गत जो काव्य है, उसकी विशेषता क्या थी दोस्तों? ऑप्शन है कृत्रिमता या सहजता और लोक जीवन चित्रण या श्रृंगार रस की प्रधानता या प्रकृति चित्रण। तो दोस्तों जो आदिकाल के काव्य की विशेषता है, वो है सहजता और लोक जीवन चित्रण। सहजता और लोक जीवन चित्रण के द्वारा दोस्तों आदिकाल के काव्य को जो है यहाँ पर प्राथमिकता मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। आल्हा का गायन मुख्यतः किस अवसर पर होता है? तो आल्हा का गायन मुख्यतः किस अवसर पर होता है? ऑप्शन है विवाह, युद्ध या पराक्रम प्रदर्शन, धार्मिक अनुष्ठान या कृषि कार्य। तो दोस्तों जो आल्हा का गायन होता है, वो मुख्य रूप से जो होता है, वो होता है युद्ध और पराक्रम प्रदर्शन के टाइम पर। ठीक है, तो युद्ध या पराक्रम प्रदर्शन करना हो, तो उस समय आल्हा का गायन किया जाता है। और आल्हा दोस्तों क्या है? ये है आपका वीर पराक्रम युक्त जो है रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है युद्ध और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए आल्हा का गायन किया जाता है, जिससे जो है सभी में वीरता का भाव प्रकट होता है। तो दोस्तों हमारी जो ये क्लासेज हैं, आपको लगातार प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो भी नए कैंडिडेट हैं, वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार ये क्लास है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे क्लासेस के जो है कंप्लीट यहाँ पर अगर आप कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है हमारे चैनल में जो है जाके ज्वाइन सेक्शन में जाके आप हमारे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीर आदिकालीन साहित्य की भाषा किस आधार पर थी? तो आदिकालीन साहित्य की जो भाषा थी, किस आधार पर थी? ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ या लोक भाषा आधारित, अरबी फारसी मिश्रित या केवल ब्रजभाषा। तो आदिकालीन जो साहित्य की भाषा थी दोस्तों, वो थी आपकी लोक भाषा आधारित, क्योंकि आदिकाल की जो भाषा जो वीर रस से प्रधानता वाली भाषा थी, तो उस समय दोस्तों लोक भाषा को महत्व दिया गया था, नागरी और अपभ्रंश भाषा का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पर प्रश्न किसने उठाया था? तो पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है, उस पर प्रश्न किसने उठाया था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी या नगेंद्र। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर जो प्रश्न उठाए थे दोस्तों, वो उठाए गए थे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिकालीन साहित्य में नारी का स्वरूप कैसा था? तो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो नारी का स्वरूप था, वो कैसा था? ऑप्शन है कोमल, साहसी और प्रेरक, केवल रूपवती या केवल प्रेममयी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आदिकाल के अंतर्गत जो आदिकालीन साहित्य में नारी का जो स्वरूप बताया गया है, वो बताया गया है दोस्तों साहसी और प्रेरक। ठीक है, तो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो नारी हैं, वो उनको जो है बहुत साहसी दिखाया गया है, और उनको जो है एक प्रेरक के तौर पे यहाँ पर
दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आल्हा खंड। अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि आल्हा खंड में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आल्हा छंद का प्रयोग किया गया है। और अब क्वेश्चन है आल्हा खंड किस रस पर आधारित है, तो ऑप्शन है श्रृंगार, विष, करुण या भक्ति। तो आल्हा खंड जो है दोस्तों ये वीर रस पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आल्हा खंड दोस्तों 20 रस से जो है ओतप्रोत है, और इसको जो है जब साहस और शौर्य का परिचय दिया जाता है तो उस समय आल्हा गायन किया जाता है, जिससे जो भी पराक्रमी होते हैं उनमें वीरता का भाव और अधिक तेजी से जागृत होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आदिकाल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है सिद्धि साहित्य काल या वीर गाथा काल, रीतिकाल या भक्ति काल। तो आदिकाल का जो अन्य नाम है दोस्तों वह है वीर गाथा काल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस सर्वाधिक मिलता है। तो पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत कौन से रस की प्रधानता है दोस्तों, वह है वीर रस की प्रधानता। क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं हुई हैं वो वीर रस से प्रदान हुई हैं, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आदिकालीन साहित्य को प्राकृतिक साहित्य क्यों कहा जाता है। तो आदिकाल के जो साहित्य है उसको प्राकृतिक साहित्य क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें प्रकृति वर्णन है, इसमें कृत्रिमता नहीं है, इसमें लोक जीवन का चित्रण है, या उपरोक्त सभी। तो आदिकालीन साहित्य को प्राकृतिक साहित्य क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें एक तो प्राकृतिक वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, इसमें कृत्रिमता नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक साहित्य इसलिए कहा जाता है, एक तो प्रकृति का वर्णन किया गया है इसमें, दूसरा इसमें कृत्रिमता नहीं है यानी कि बनावटीपन नहीं है कुछ भी, तीसरा इसमें जो है लोक जीवन का चित्रण है, यानी कि उस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार से जीवन यापन करते थे उसका पूरा चित्रण किया गया है। इसलिए पूरी तरीके से साफ सुथरा साहित्य है आदिकालीन साहित्य, तो इसलिए इसको उपरोक्त सभी इसके सारे आंसर सही होंगे, इसलिए इसको प्राकृतिक साहित्य के रूप में जाना जाता है। यानी कि उस समय जो नेचुरल घटनाएं होती थी उन्हीं का वर्णन उसके अंतर्गत किया जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आल्हा खंड का मुख्य क्षेत्रीय प्रभाव किस पर है। तो आल्हा खंड का मुख्य क्षेत्रीय प्रभाव किस पर है दोस्तों, ऑप्शन है भोजपुरी, बुंदेली, राजस्थानी या मैथिली। तो आल्हा खंड का जो मुख्य क्षेत्रीय प्रभाव है वो किस पर है दोस्तों, वह है बुंदेली पर। ठीक है, बुंदेलखंडी में जो है आदिकालीन वीर रस से संबंधित आप जो है रचनाएं हैं। आपने सुना होगा बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आला खंड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बुंदेलखंड की जो भाषा रही है, वहाँ की जो साहित्य रहा है, वो दोस्तों जो है वीरता से ओतप्रोत रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आदिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आदिकाल के जो कवि रहे हैं दोस्तों उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है मनोरंजन, वीरों की गाथा गाना, भक्ति भाव फैलाना या प्रेम कथा लिखना। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, मनोरंजन भी गलत है। आदिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य था वीरों की गाथा गाना। तो वीरता से ओतप्रोत उसमें की रचनाएं होती थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन हमारा आज का है, आदिकालीन वीरगाथा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो दोस्तों आदिकालीन जो वीरगाथा काव्य है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ऑप्शन है इतिहास और वीर रस का संगम, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति वर्णन या निबंधात्मक शैली। तो दोस्तों अगर इसमें देखें तो बहुत सारी चीज़ में सही आंसर जैसी लग रही हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा दोस्तों बनेगा इतिहास और वीर रस का संगम। क्योंकि वीर गाथा काल के अंतर्गत जो आदिकालीन वीर गाथा काव्य है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों एक तो इसमें इतिहास लिखे गए हैं, और दूसरा वीर रस का संगम इस इतिहास में ओतप्रोत हो रखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी।
क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलता है एक नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।